Good morning friends and welcome back to my YouTube channel Rekha Computer Teacher. So students, I am here again with some important MCQ of C language part 5. इससे पहले भी मैंने 4 वीडियोस ऑफ MCQ ऑफ C लैंग्वेज मैंने बनाई हुई हैं जो PGTIP के एग्ज़ाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं. तो लेट अस स्टार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वेरिएबल नेम इन सी. इनमें से क्या है जिसको हम लोग एक वेरिएबल का नाम सी में नहीं रख पाएंगे? एक्सपोर्ट, ऑप्शन बी इज फ्रेंड एंड ऑप्शन सी इज वोलेटाइल. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी वोलेटाइल, बिकॉज वोलेटाइल इज ए कीवर्ड और रिजर्व वर्ड इन सी. सो आपको पता है कि रिजर्व वर्ड और कीवर्ड्स को हम वेरिएबल नेम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो वोलेटाइल को हम लोग वेरिएबल नेम के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे. सो सी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, विच कीवर्ड प्रिवेंट्स एनी चेंजेस इन द वेरिएबल इन सी. कहता आप लोग कौन सा कीवर्ड यूज़ करके वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने से बचा सकते हैं? तो आप लोगों के पास ए ऑप्शन इम्यूटेबल, बी इज़ इम्यूटेबल एंड सी इज़ कॉन्स्ट. तो आप लोगों के पास ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, कॉन्स्ट, क्योंकि जो वैल्यू कॉन्स्ट होती है वो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है एंड दैट कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज नहीं होती है. तो कॉन्स्ट इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट इज बी बट इज हैश इंक्लूड स्टडी डॉट एच. ये क्या चीज़ होती है जो हम लोग प्रोग्राम के सबसे ऊपर लिखते हैं? हैश इंक्लूड स्टडी डॉट एच. सी प्रोग्राम जब हम शुरू करते हैं तो सबसे ऊपर ये लाइन लिखी जाती है. तो इसका क्या मीनिंग होता है? ए ऑप्शन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इंक्लूजन डायरेक्टिव या फिर नन ऑफ दीज. तो राइट आंसर इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट ए स्ट्रक्चर इन सी. अगर आप लोग स्ट्रक्चर सी में कोई क्रिएट करना चाहते हो, स्ट्रक्चर क्या होता है? आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज व्हेन वी स्टोर इन ए सिंगल वेरिएबल इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर को आप लोग बनाने के लिए सी में कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? str, स्ट्रक्ट या फिर स्ट्रक्चर. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्ट्रक्चर इन सी. नेक्स्ट इज ए वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल. कहता है एक वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस, वैल्यू को सेव नहीं करता बट मेमोरी एड्रेस को सेव करता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल या नन ऑफ दीज. तो राइट आंसर इज पॉइंटर वेरिएबल. पॉइंटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को सेव करता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द सी आस्काई रेंज फॉर ए टू जेड. कल भी मैंने आपको बताया था आस्काई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. आप लोगों के पास एक ऐसा कोडिंग सिस्टम जिसमें हर एक करेक्टर के लिए एक स्पेशल वैल्यू असाइन की गई है. इसी प्रकार यहाँ पर पूछा गया है कि स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक के लिए क्या वैल्यू असाइन की गई है. तो स्मॉल ए जो है इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ 97, स्मॉल बी 98, स्मॉल सी 99. इसी प्रकार से स्मॉल जेड के लिए 122. तो 97 to 122 इज द राइट आंसर. बीच स्टेटमेंट इज यूज टू स्टॉप ए लूप. अगर आप लोग लूप चला रहे हैं और आप उसको बीच में स्टॉप करना चाहते हैं तो कौन सी स्टेटमेंट आप लोग यूज करेंगे? एग्जिट, ब्रेक, नन ऑफ दिस. तो राइट आंसर इज ब्रेक स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज एन एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद. एरे इंडेक्स जो है वो हमेशा कहाँ से शुरू होता है? जैसे आप लोग यहाँ पर लिखते हैं ए ब्रैकेट ओपन, तो आप लोग कभी भी वन नहीं लिखेंगे. इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद जीरो एंड इट इज़ ऑलवेज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एरे वैल्यू. जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक एरे डिक्लेयर किया, आपने 5 नंबर्स का एरे डिक्लेयर किया, तो आपका जो एरे इंडेक्स रहेगा वो 0 to 4 रहेगा, नॉट 5, 1 लेस देन द एक्चुअल नंबर. तो 0 to 4 एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू कॉल द फॉलोइंग. आप इसको क्या बोलेंगे? इंट आई डी इज इक्वल टू 21, 50, 45, 65. ए पॉइंटर, ए क्लास, एन एरे. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एन एरे. एरे क्या होता है आप लोगों के पास? कलेक्शन ऑफ द वैल्यूज ऑल ऑफ विच आर ऑफ सिमिलर टाइप. कहते हैं ये कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, जैसे यहाँ पर आप लोगों के पास 4 वैल्यूज आपको दिख रही हैं, 21 है, 50 है, 45 है, 65 है. तो ये कलेक्शन ऑफ वैल्यूज हैं और एक ही वेरिएबल में ये स्टोर हो रही हैं, आईडी नाम के वेरिएबल में. लेकिन आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इनकी डेटा टाइप जो है वो सेम है. आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि 21, 50.10 या फिर कोमा ए. तो ये गलत है. तो फिर ये एरे नहीं है. एरे इज़ द कलेक्शन ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द सिमिलर टाइप. जो एक ही टाइप की वैल्यू जब हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं तो उसे हम लोग एरे कहते हैं. तो इट इज़ एन
array. Option C is the right answer. Next is when a variable is created in C, memory address is assigned to it. True, false या can't say. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्रू। जब कभी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसको उसके साइज के अकॉर्डिंग मेमोरी में स्पेस दे दिया जाता है और मेमोरी एड्रेस भी उसको असाइन कर दिया जाता है। आप सबको पता है कि यहाँ पर हर एक वेरिएबल का अलग अलग मेमोरी साइज रहता है, जैसे वाइट है, फ्लोट है, हर एक का अलग अलग मेमोरी आप लोगों के पास साइज है। तो आप लोगों के उस वेरिएबल को उसके साइज़ के अकॉर्डिंग मेमोरी में जो है वो जगह असाइन कर दी जाती है और उसको एड्रेस भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज टू फंक्शंस विद द सेम नेम आर कॉल्ड। जब दो फंक्शंस का एक ही नाम रखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज फंक्शन ओवरलोडिंग। हम लोग जब दो फंक्शंस को सेम नाम देंगे तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाएगा। बाई इज मैक्रो यूज्ड इन प्लेस ऑफ फंक्शंस। हम लोग फंक्शंस के तुलना में मैक्रो को ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं? It reduces the code size, it reduces the execution time, it increases the code size. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इट रिड्यूसेस द कोड साइज। ये कोडिंग का साइज जो है वो कम करता है। क्यों? क्योंकि जब हम फंक्शन को यूज़ करेंगे तो वो आपके प्रोग्राम में स्पेस को घेरेगा और काफ़ी लंबा आपका प्रोग्राम हो जाएगा। लेकिन मैक्रो क्या है? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जो ऑलरेडी आपने उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, आप लोग उसका नाम लिखेंगे और मैक्रो में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगी। तो इट रिड्यूसेस द कोड साइज। नेक्स्ट है आप लोगों के पास बट इज रिक्वायर्ड इन ईच सी प्रोग्राम। हर एक सी प्रोग्राम में क्या कम से कम क्या होना चाहिए? इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन फंक्शन, इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन फंक्शन। इसमें कम से कम एक फंक्शन तो होना ही चाहिए सी प्रोग्राम में। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द आउटपुट। कहता है ये जो कोड हमने लिखा है इसकी आउटपुट क्या रहेगी? देखिए ज़रा कोड को समझिए। यहाँ पर आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया है मेन, और आपने लिखा है यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का n, जो कि आपकी नंबर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। आपने एक और वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का डिक्लेयर किया है c, और उसको वैल्यू असाइन की है b, कैपिटल B, और आपने n इज इक्वल टू सी माइनस ए। सी में आप लोगों के पास b है, b माइनस ए, b की जो वैल्यू होती है दैट इज 66 एंड a की वैल्यू 65। इन दोनों को माइनस करेंगे तो इंटीजर में जाएगा आप लोगों के पास 1। तो आप लोगों के पास प्रिंट एफ परसेंटेज डी एन, एन की वैल्यू रहेगी यहाँ पर 1। क्यों आई 1? क्योंकि b माइनस ए हुआ है। और यहाँ पर आपको सबको पता है कि आप लोगों के पास जो आस्का स्टैंडर्ड कोड ऑफ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, उसमें b की वैल्यू जो है वो 66 है और a की वैल्यू 65 है। अगर 66 माइनस 65 करेंगे तो आपके पास रिजल्ट, अगर न्यूमेरिक रूप में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं परसेंटेज डी को n, तो आप लोगों के पास यहाँ पर 1 रिटर्न होगा। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर मेन आपने फंक्शन डिक्लेयर किया हो, उसके बाद आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है i, और फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस प्रिंट है परसेंटेज डी i को आप लोग प्रिंट करेंगे तो आप लोगों के पास क्या रिजल्ट आएगा? बिकॉज वी आर यूजिंग द लूप फॉर द 10 टाइम्स एंड इट इज इंक्रीमेंटेड एवरी टाइम बाई 1, सो द रिजल्ट विल बी ऑप्शन बी, नंबर्स फ्रॉम 1 to 1 से 10 तक ये नंबर्स को प्रिंट करेगी लूप। तो ये रहेगा आपका आंसर। तो फ्रेंड्स, मुझे होप है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर से पसंद आ रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।